सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज मैंने सिविक्स से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि हर बार पेपर में आता है। तो अगर आप इस दोनों प्रश्न को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का है। तो चलिए वीडियो के हिस्स करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत के किसी एक सामाजिक आंदोलन की विवेचना कीजिए और इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, उत्तर देखते हैं। तो फाइनली गाइस, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो एक सती प्रथा था, उसके बारे में आप कुछ बनाकर लिख देंगे, 2-4 हेडिंग डाल देना। तो आपको नंबर जितना रहेगा उसमें से 1-2 नंबर कटेगा, नहीं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है सामाजिक आंदोलन की विवेचना, तो आपको सामाजिक के बारे में कुछ उल्लेख करना है। तो आप 2-4 हेडिंग बनाकर बढ़िया से अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें जो उत्तर है देख लेते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध कर रही हैं। उसकी मांग है कि जिन लोगों को वहां से हटाया जाए उन्हें कहीं और जगह देकर बसाया जाए। यह भी मांग है कि बांध की ऊंचाई बहुत अधिक न हो, ऐसा न हो कि वह टूट जाए। यदि ऐसा हुआ तो गुजरात का काफ़ी भाग जलमग्न हो जाएगा। पर्यावरण संबंधित आंदोलन चलाने वाले यह भी मांग कर रहे हैं कि गंदे नालों की सफाई की जाए, मलेरिया तथा डेंगू जैसे बुखारों से बचने के लिए मच्छरों को मारा जाए, कारखानों का गंदा पानी नदियों में न छोड़ा जाए आदि क्षेत्रों में पोषण विकास को बढ़ावा दिया जाए। आपका पहला पॉइंट है, लोगों द्वारा 2003 ईस्वी में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु असफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध झेलना पड़ा है। दूसरा पॉइंट है, आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया गया है कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। आपका तीसरा पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला। आंदोलन ने अपनी मांग रखने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई। आंदोलन की समस्या जनता के सामने रखने के लिए नेतृत्व ने सार्वजनिक रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया, परंतु विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों ने बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया। आपका चौथा पॉइंट है, वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयान करती है। उल्लेखनीय है कि 90वें दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कोई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी जुड़े हैं। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बृहद परियोजनाओं का विरोध करते थे। इस समय के आसपास नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्से में चल रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक लेख लिखिए। आपका उत्तर है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आपको इसे हेडिंग बना देना है। चलिए पहले पॉइंट से देखते हैं। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नवस्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। आपका दूसरा पॉइंट है, इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्ष से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से ऑप्शन है ए, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिन दोहन पश्चिमी के देश विकसित देश करते हैं।
ऑप्शन बी, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। ऑप्शन सी, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। और ऑप्शन डी, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो फाइनली गाइस, ये थे 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दीर्घ थे। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसको सिर्फ आप ध्यान से सुनना और इस पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पेपर में बैठना है, जो जो समझ में आए हेडिंग 2-4 डालना। उसके बाद सबसे पहले नंबर हेडिंग डाल लेना और 5-6 लाइन गैपिंग करते चले जाना। उसके बाद थोड़ा बहुत बना कर लिख देना। यार मैंने भी जब पेपर दिया था इस विषय में कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझे किताब लेकर बैठता था, मुझे समझ ही नहीं आता था, तब पर भी मैंने पेपर दिया था और 83 नंबर इस विषय में उठाया था। तो आप सोच सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा बढ़िया पढ़ा नहीं था। सिर्फ आपको हेडिंग पर ध्यान देना है और जो जो समझ में आए बढ़िया से लिखना है और जो प्रश्न है उससे संबंधित ही वर्ड लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।